वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के बारे में, यानी पेपर 2 के बारे में, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उन संबंधों के बारे में पढ़ना है और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके बारे में जानना है। बेसिकली अगर इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस तो भी आपको समझ में आएगा। और इसमें मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, यानी कि ये पेपर 2 में जो यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स से बनने वाले जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को देखने का प्रयास रहेगा हमारा। तो ये न्यू मॉडल पेपर है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 26-27 में भी आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को जो है आज के या लगभग 2-3 साल बाद भी देख सकते हो। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र पेपर 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा भाई? पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना था? पेपर 1 में आप लोगों ने पढ़ा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ा। पेपर 2 में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो पेपर 2 का जो एक प्रकार से वीडियो है उसको मैंने ऑलरेडी दिया है। पेपर 1 का वीडियो दे चुका हूँ मैं, लिखित का भी मॉडल पेपर आ चुका है और ऑब्जेक्टिव का भी। इसका लिखित का मॉडल पेपर अभी नहीं आया हुआ है, जल्द ही आ जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव का आज मैं दे रहा हूँ, तो 2-3-4 दिनों में लिखित का भी दे दूंगा, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा से मेहनत करता रहा और ऐसे करता रहेगा। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो ऐसे कुछ आएंगे आपके समक्ष, तो उन्हीं प्रश्नों पर मैं थोड़ा सा नज़र डालूंगा। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रों के बीच राजनीति एक पुस्तक का नाम है, बताएं इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है मार्गन थाऊ ने। किसने लिखा है? हंस मार्गन थाऊ ने इस पुस्तक को लिखा है। कौन सी पुस्तक है? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक का क्या नाम है भैया? इस पुस्तक का नाम है राष्ट्रों के बीच राजनीति। राष्ट्रों के बीच राजनीति, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1948 में। 1948 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और इसकी पुस्तक का प्रकाशन एक प्रकार से किसने करवाया? मार्गन थाऊ ने करवाया। राष्ट्रों के बीच राजनीति नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। और उदारवाद सॉरी यथार्थवाद के बारे में बताते हैं। मार्गन थाऊ की ये पुस्तक जो राष्ट्रों के बीच राजनीति है, ये यथार्थवाद से रिलेटेड है, यथार्थवाद के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस का अध्ययन है। बताएं, अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है किसका? राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन है, या एक राज्य के नागरिकों के बीच संबंध है, या व्यक्तियों के बीच संबंध, या उपयुक्त तो सभी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो अध्ययन है, जो संबंध है वो किससे है? वो राष्ट्रों के मतलब राज्यों के बीच संबंध, यानी दो राज्यों के बीच संबंध जो होता है वही अंतरराष्ट्रीय संबंध होता है। राज्य का मतलब राजनीति में देश से लिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वुडरो विल्सन प्रस्तावक थे। वुडरो विल्सन वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ये प्रस्तावक किसके हैं? रचनावाद के, यथार्थवाद के, आदर्शवाद के? तो वुडरो विल्सन प्रस्तावक हैं आदर्शवाद के, आइडियलिज्म के। आपको बता दूं आदर्शवाद के बाद में आता यथार्थवाद, यानी आदर्शवाद का विरोधी विचारधारा आपसे पूछे या यथार्थवाद की विरोधी विचारधारा पूछे तो आप बताएंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल जो रिलेशंस है ये किस अनुशासन की शाखा है भैया? ये पॉलिटिकल साइंस की एक शाखा है, राजनीति विज्ञान की शाखा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तुलनात्मक रूप से अनुशासन है, नया, प्राचीन या पुराना, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर बात करें तो ये एक नया अनुशासन है, नया विज्ञान है, नई विचारधारा है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यथार्थवाद मुख्य रूप से विश्वास करता है किसमें? व्यापार और सहयोग में, युद्ध और संघर्ष में, या शीत युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो यथार्थवाद की अगर बात करें तो यथार्थवाद युद्ध और संघर्ष में विश्वास करता है, जबकि आदर्शवाद व्यापार और सहयोग में विश्वास करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, आदर्शवाद मुख्य रूप से विश्वास करता है किसमें? आदर्शवाद जो विश्वास करता है वो किसमें विश्वास करता है? तो आदर्शवाद जो है एक प्रकार से किसमें विश्वास करता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आदर्शवाद मुख्य रूप से विश्वास करता है व्यापार और सहयोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अनुशासन है। राजनीति शास्त्र का या राजनीति विज्ञान का, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो राजनीति विज्ञान यहाँ पर कर लेंगे, बी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यथार्थवाद के नेतृत्व वाली दुनिया में विदेश नीति शायद ही कभी किसके द्वारा या किसी के द्वारा निर्देशित होती है। ये युद्ध, रुचियां या विचारधारा किसके द्वारा निर्देशित होती है भैया बताएं। तो विचारधारा के द्वारा निर्देशित होती हैं। यथार्थवाद के नेतृत्व वाली दुनिया में विदेश नीति शायद ही कभी किसी मतलब किसके द्वारा, विचारधारा के द्वारा निर्देशित होती होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार क्या है। नैतिकता, शांति, सत्य की खोज या फिर इनमें से कोई नहीं कर ले यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सत्ता की खोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसे किसका विरोधी माना जाता है। उदारवाद का, मार्क्सवाद का, आदर्शवाद का या व्यक्तिवाद का। तो बताएं फटाफट से आप बताएंगे। तो यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसका मतलब जिसे विरोधी माना जाता है किसका, आइडियलिज्म का, आदर्शवाद का। अगला प्रश्न है राजनय। राजनय का मतलब क्या होता है, जो है डिप्लोमेसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसी को हिंदी में राजनय या कूटनीति शब्द का प्रयोग आप हिंदी में करते हैं। तो उसके लिए कूटनीति के लिए या राजनय के लिए जो मार्गेंथाउ हैं, इन्होंने कितने नियमों का उल्लेख किया है। तो मार्गेंथाउ ने 9 नियमों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक पुस्तक है द लॉन्ग रोड ऑफ थियरी। द लॉन्ग रोड ऑफ थियरी पुस्तक किसने लिखी है। हाफमैन नाम के एक विद्वान है, उनका क्या नाम है, हाफमैन। हाफमैन ने लिखा है द लॉन्ग रोड ऑफ थियरी नाम की पुस्तक, इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक है बियॉन्ड द नेशन स्टेट। बियॉन्ड द नेशन स्टेट पुस्तक को लिखा है अर्नेस्ट हक्सले ने, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है, शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या राष्ट्रीय हित। तो राष्ट्रीय हित जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त एवं अमूर्त के रूप में बांटा है या वर्गीकृत किया है। तो राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त और अमूर्त रूप में बांटा है, उनका नाम है पामर और पार्किंसंस, यानी पार्किक्स मतलब कि पार्किंसंस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के प्रकारों को कितने वर्गों में बांटा, बताएं। थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्रीय हितों के प्रकारों की अगर बात की है तो उन्होंने 6 तरीके से बांटा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन कौन से हैं। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधनों की अगर बात करें तो आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, इसके अलावा युद्ध, कूटनीति, प्रचार, राजनीतिक युद्ध, ये सब राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधनों में शामिल है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। बताएं किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। किसके लिए, तो प्राथमिक हित की रक्षा करने के लिए, प्राथमिक हित की रक्षा करने के लिए राष्ट्र जो है बड़े बड़े या बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है। राष्ट्रीय हित को, व्यक्ति को, राज्य को या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, बताएं किसको महत्व दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने राष्ट्रीय हित को महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। किसके अनुसार हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही कोई हमारा सदा बना रहने वाला शत्रु है, केवल हित ही शाश्वत है। केवल हित ही शाश्वत है, इस बात को कहा था लॉर्ड पामर्स्टन ने। और आपको बता दूं इन्होंने कहा कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं होते कि हमेशा, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश कभी भी किसी दूसरे का मित्र और कभी शत्रु नहीं होता है। अपने हित के लिए मित्र और अपने एक प्रकार से हित के लिए शत्रु बन जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही बात ये लॉर्ड पामर्स्टन कहते हैं कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं, हमेशा मित्र कोई नहीं रहता है और ना ही कोई हमारा सदा बना रहने वाला दुश्मन है। जब मौका पड़ेगा तो दुश्मनी हो जाएगी, जब मौका पड़ेगा तो मित्रता हो जाएगी। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। केवल हित ही शाश्वत है, केवल हित, आपका स्वार्थ जो है जिसमें छुपा हुआ है, स्वार्थ
मतलब एक तुलसीदास जी भी एक प्रकार से चौपाई बोला कि स्वार्थ जान करहिं सब प्रीति। क्या कहा तुलसीदास जी ने कि स्वार्थ जानी करहिं सब प्रीति। तो स्वार्थ से एक प्रकार से हर कोई व्यक्ति शत्रु और मित्र बनता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वार्थ, अगर आप जो है धनवान है, पैसा रुपया कमात हो तो सभे चारों मनई हाल चाल पूछिए। अगर वैसे कंगाल घूमत हो तो पानो न पूछे कि एक बीरा पान खाए लियो भैया, एक गिलास चाय, एक कप चाय ना पूछे तुम्हें। अब भाई पैसा कमाए लगो चाहे 10,000 महीना कमात हो तो क्यों घरे जाबो तो जुड़ते पानी चाय आए जी। लेकिन यक्को नहीं कमात हो, घरे खाली भैंस गोरू देखत हो और पहुंच जाओ तो यक्को कप चाय का हो, पानी ना आए पिएगा। तो इसीलिए स्वार्थ जो है हमेशा ये होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, और चाहे छोटे स्तर पर आप देखेंगे हर जगह स्वार्थ। हित, राष्ट्रीय शक्ति में तकनीकी प्रगति के लिए या तकनीकी प्रगति के किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है? औद्योगिक तकनीकी, सैनिक तकनीकी और संचार तकनीकी। इन तीनों ने राष्ट्रीय शक्ति में तकनीकी प्रगति के 3 क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। सैनिक टेक्नोलॉजी, संचार टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल तकनीकी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी को क्या कहते हैं? सामूहिक वर्ग को खतरे से आज़ादी को बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको आपके समक्ष जो है लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, तो आप सभी लोग मेरे प्रयास को सार्थक करेंगे जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बात यहीं पर और आपको बता दूं कि एक हमारा दूसरा चैनल है जिसको मैंने बनाया है अभी, जिसमें आपको को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। को करिकुलर का मतलब क्या होता है? को करिकुलर का मतलब होता है जो अनिवार्य पेपर आपका होता है, जैसे कि आप चौथे सेमेस्टर में, अगर आप इस समय छठवें सेमेस्टर का जो है आपका कम्युनिटी स्किल्स जो वाला है, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट वाला जो पोर्सन है, यानी 6 सेमेस्टर में जो आपको को करिकुलर पढ़ना है, उसको मैं विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा जो शारीरिक शिक्षा और योग का है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का है, ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, क्या नाम है? को करिकुलर मास्टर, वो यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आपको विस्तार से हर एक चीज़ बताई जाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पर को करिकुलर और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको दी जाएगी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शास्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण के दौर का अंत हो सके? तो ये निशस्त्रीकरण की परिभाषा को किसने दिया है? निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण के दौर का अंत हो सके। इस कथन को कहा था हंस मार्गेंथाउ ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। निशस्त्रीकरण, नी माने होता नहीं, शस्त्रीकरण माने होता शस्त्र को नहीं रखना। ठीक है, यानी कि निशस्त्रीकरण का मतलब सीधा सीधा मतलब क्या होगा? शस्त्रों को ना रखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए? इनमें से देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। मोरारजी देसाई भी भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री। अच्छा, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के जी के पिताजी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रधानमंत्री। अब आप बताएं, निशस्त्रीकरण होना चाहिए, इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ न्यूक्लियर एजेंसी किसे कहा जाता है? या फिर एक प्रकार से बोले न्यूक्लियर एजेंसी का जनक किसको कहा जाता है? तो न्यूक्लियर एजेंसी का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। भाभा कर लेंगे, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, ये बड़े अच्छे एक प्रकार से भौतिक शास्त्री हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है, वहाँ पर अमेरिका ने कौन सा बम फेंका था? तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला बम फेंका था, उसका नाम था लिटिल बॉय। और दूसरा बम फेंका था, उसका नाम था फैट मैन। फैट मैन को उसने फेंका था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागासाकी शहर पर फेंका था। नागासाकी शहर पर अमेरिका ने फैट मैन बम कब फेंका था? तो 9 अगस्त 1945 को फेंका था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कौन से देश ने 1955 में सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाया था? कौन से देश ने? किस देश ने सबसे पहले 1954 ईस्वी में न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगाया था? तो वो था भारत अपना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है इनमें से? देखिए साल्ट की अगर बात की जाए तो साल्ट का फुल फॉर्म होता है, देखिए साल्ट, सीटीबीटी और एनपीटी, ये तीनों जो हैं एक प्रकार से निशस्त्रीकरण से संबंधित एक प्रकार से ये समझौते हैं। जबकि नाटो जो है एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो जो है इसकी अगर बात की जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि अटलांटिक जो महासागर है उसके जो उत्तर में एक प्रकार से जो देश पड़ते हैं उन देशों का संगठन है ये। नाटो एक प्रकार से देशों का संगठन है, निशस्त्रीकरण का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डी। लेकिन अगर बात करें साल्ट क्या है, साल्ट की अगर बात की जाए तो साल्ट का मतलब होता है, फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टाक, मतलब कि एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति जो कि आर्म्स यानी कि जो एक प्रकार से शस्त्र हैं उनको कम करने के लिए, उन शस्त्रों को सीमित करने के लिए एक बातचीत का एक प्रकार से ये जो है था तरीका। सीटीबीटी की अगर बात करें तो सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मतलब कि टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि जो एक प्रकार से आप जो परमाणु परीक्षण करते हो उसको ख़त्म किया जाए, तो यही बैन ट्रीटी थी, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एनपीटी की अगर बात की जाए तो एनपीटी जो है इसी को अप्रसार संधि भी कहा जाता है। एनपीटी को, एनपीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा इस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है, भारत पाकिस्तान ऐसे तमाम देशों ने सिग्नेचर नहीं किया है, क्योंकि ये अमेरिका और ये बड़े बड़े देश जो हैं, इंग्लैंड या फिर जो अन्य देश हैं आपके जैसे फ्रांस, मतलब जो भी बड़े बड़े देश हैं, जो उन लोगों ने तो खुद अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, जो बड़े बड़े देश थे। भारत छठवां देश बना जिसने परमाणु परीक्षण किया था, राजस्थान के पोखरण में पहला। तो अब भारत को लोग चाहते थे कि भारत ना कर पाए, और इसीलिए इस ट्रीटी को लाए, ताकि एक प्रकार से देखो इन लोगों की राजनीति ये है कि भाई अपना बलशाली बने रहो और दूसरा कोई बलशाली ना बनने पाए, ये नियम कायदा। तो उसको एक प्रकार से नाकाम किया और अभी तक सिग्नेचर नहीं किया है। निम्न में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? तो भारत ने इनमें से नहीं किया है। बाकी रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी की बात करें तो इन लोगों ने किया होगा, भारत ने नहीं किया है, क्योंकि ये लोग पहले से बना चुके हैं, भारत ने भी बना लिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? बताएं, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से बताएं। तो हिटलर जो बना था ये कब बना था? 1933 में बना था हिटलर। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री 1933 में बना था, और डेट कौन सी थी? वो 30 जनवरी की। 30 जनवरी को हिटलर जर्मनी का एक प्रकार से प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन से, हिटलर ने कब आत्महत्या करी थी? तो हिटलर एक प्रकार से जब 56 साल का था तो उसने आत्महत्या करी थी, और आत्महत्या उसने करी थी किस डेट को? 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या करता है। अच्छा, यहीं पर एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल को। कब हुआ था? 20 अप्रैल को इसका जन्म हुआ है हिटलर का। कब हुआ था? 1889 में इसका जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मृत्यु कब हुई? 30 अप्रैल 1945 को, खुद ही आत्महत्या कर लेता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? बताएं, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में, 1935 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। शुरू कब हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 8 सितंबर 1941 को प्रवेश लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की अगर बात की तो 1939 से जो है एक प्रकार से ये शुरू हुआ था, और 1945 में जाकर के ये खत्म हुआ, जब अमेरिका ने 2-3 ठो बम उठा करके जापान पर ठोंक दिया, तब जा करके बंद हुआ, ठीक है। ऐसे ही और तमाम प्रकार के चीज़ें हुई, जब ये जर्मनी वाली पार्टी जो है पूरी हार जाती है, उसके बाद में फिर सरेंडर कर देते हैं और फिर उसके बाद में समाप्त होता है। अगला प्रश्न, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या था? शीत युद्ध जिसको आप कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कोल्ड वार से अभिप्राय क्या है? कोल्ड वार का मतलब है पूरब और पश्चिम के बीच तनाव। शीत युद्ध कब शुरू हुआ? देखें, शीत युद्ध कब शुरू हुआ इसके बारे में अगर बताऊं तो शीत युद्ध शुरू हुआ था वैसे तो 1947 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। शीत युद्ध शुरू हुआ था 12 मार्च 1947 को, और समापन हुआ था 3 दिसंबर 1989 को, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? ये प्रश्न आ गया 1947, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका, ठीक है।
3 दिसंबर 1989 को समाप्त हुआ था, 12 मार्च को शुरू हुआ था शीत युद्ध। शीत युद्ध में एक तरफ जो रूस था, सोवियत संघ था, और दूसरी तरफ अमेरिका था। दोनों अपनी शक्ति को एक प्रकार से परखने में लगे थे। एक पूरब का बादशाह, एक पश्चिम का बादशाह था उस समय। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? तो पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। वहीं शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का जो अगुवा था वो सोवियत संघ था, रूस था। जो कि रूस बाद में बढ़ जाता है, जब रूस का एक प्रकार से विखंडन होता है 1991 में। तो आप देखते हैं फिर उसके बाद में शीत युद्ध जैसी व्यवस्था जो थी, मतलब शीत युद्ध जो था खत्म हो गया। अच्छा, आमने सामने खुद नहीं आते थे अमेरिका और रूस, एक दूसरे के जो एक प्रकार से जो देश होते थे सहयोगी, उन्हीं से झगड़ा करवाते थे। यानी कि खुद सामने दोनों लोगों ने नहीं लड़ा, लेकिन जो छोटे छोटे देश थे वो आपस में लड़ रहे थे, जो कि एक को समर्थन अगर अमेरिका दे रहा तो दूसरे को रूस दे देता था, अगर रूस दे रहा तो अमेरिका दे देता था। इस तरीके से दोनों गुट एक प्रकार से काम करते थे। अगला प्रश्न, निम्न किस दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की अगर बात करें तो रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना नवंबर 1965 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि भारत से संबंधित है 1969 में शुरू की गई थी और 5 साल की होती थी। तो 1974 में एक प्रकार से 1974 तक चली थी, ध्यान रखिएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई को। 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। कहाँ पर किया था? पोखरण में किया था। कहाँ पर पड़ता है पोखरण? राजस्थान में पड़ता है। और इस परमाणु परीक्षण का एक प्रकार से एक गोपनीय तरीके से किया गया था। उसका नाम था इस्माइली बुद्धा या इस्माइल बुद्धा। तो इस्माइली बुद्धा या इस्माइल बुद्धा की अगर बात करें, इस्माइली बुद्धा या इस्माइल बुद्धा जो था, एक प्रकार से ये मिशन था। और इस मिशन को एक प्रकार से आप देखेंगे, मूवी देख लीजिएगा, पोखरण मूवी है, उसमें आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, होमी जहांगीर भाभा कौन थे? तो ये वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? तो चीन ने अपना परमाणु परीक्षण की अगर बात की जाए तो चीन ने अपना परमाणु परीक्षण जो किया था वो कब किया था भाई? तो चीन ने अपना परमाणु परीक्षण जो किया था 1964 में किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? बताएं। परमाणु अप्रसार संधि जिसको एनपीटी के नाम से जानते हैं, तो ये कब लाई गई थी? 1 जुलाई 1968। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ए ऑप्शन इसका, ठीक है। अच्छा, 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि लाई गई थी और लागू कब हुई थी प्रश्न पूछे तो 5 मार्च 1970 को लागू हुई थी एनपीटी, ठीक है, 1970 को, ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया था। अगला प्रश्न है, अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था? अरब इजराइल युद्ध जो हुआ था 1973 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से ये सब। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो ये बढ़ा दिया गया था कब तक के लिए? 11 मई 1995 तक बढ़ा दिया गया था इसको। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? सीटीबीटी का पूरा नाम है कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इजराइल कब आज़ाद हुआ था? इजराइल आज़ाद हुआ था 14 मई के दिन 1948 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अच्छा, सीटीबीटी की स्थापना कब हुई थी, मतलब इसका जो है संगठन कब किया गया था? 24 सितंबर 1996 को एक प्रकार से इसकी स्थापना होती सीटीबीटी की, मतलब इसका जो किया गया समझौता 181 देशों ने सिग्नेचर किया। भारत पाकिस्तान वगैरह इन लोगों ने साइन नहीं किया था उस पर। भारत में इजराइल एजेंसी कब खुली थी? भारत में इजराइल एजेंसी खुली थी जनवरी 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल कब गए थे? बताएं। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जो गए थे वो 2017 को गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, आसियान का चार्टर लागू किया गया था कब? बताएं। आसियान एक देशों का संगठन है। आसियान की अगर बात की तो आसियान क्या है? आसियान जो है ये एक संगठन है, देशों का संगठन है आसियान, ठीक है। आसियान की फुल फॉर्म की अगर बात की तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है आसियान, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है।
और आसियान की अगर बात करें तो आसियान जो लागू हुआ है ये 15 सितंबर 2008 को एक प्रकार से ये लागू किया गया चार्टर इसका। आसियान के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आसियान के चार्टर में 55 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कब सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? सार्क दिवस, सार्क वही मछली वाला सार्क नहीं, एक सार्क संस्था है, सार्क SARC, मतलब SARC, ये सार्क वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। सार्क में अपने जो पड़ोसी देश हैं वो सब शामिल हैं, जैसे कि अच्छा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान इसमें शामिल हैं, ठीक है, सार्क में, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताएं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अच्छा, प्रतिवर्ष सार्क दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 दिसंबर को, चूंकि 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न, 13वां सार्क का मतलब 13 सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन जो हुआ काठमांडू में आयोजित हुआ था, कब आयोजित हुआ था ये बताएं? तो ये हुआ था 26 से 27 नवंबर को 2014 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। तो सार्क का 17वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो मालदीव में हुआ था। मालदीव का एक एरिया पड़ता है अद्दू, अद्दू नाम के एरिया में एक प्रकार से हुआ था। तो अड्डू एरिया या अद्दू एरिया जो कि मालदीव में पड़ता है, उसी मालदीव में 10 नवंबर की डेट को 2011 ईस्वी में 17वां शिखर सम्मेलन जो है सार्क का किया गया था। अगला प्रश्न, दक्षेस का 15वां शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ? दक्षेस भी एक प्रकार से संगठन है देशों का। दक्षेस की अगर बात की है तो इसका 15वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये कोलंबो में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था। जब इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? सार्क की स्थापना ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी वहीं पर हुई थी 1985 में 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन से आपकी 7 या 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर या 7 दिसंबर, वैसे 8 दिसंबर। अगला प्रश्न, सार्क या दक्षेस, सार्क और दक्षेस का मतलब एक ही होता है। तो सार्क या दक्षेस, हिंदी में उसी को दक्षेस कहते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को हिंदी में एक प्रकार दक्षेस का फुल फॉर्म है, सार्क अंग्रेजी में है। तो दक्षेस या सार्क की अगर बात करें तो ये संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, 8 दिसंबर या 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर वैसे मान लीजिएगा। एशिया, दक्षिण एशिया या सार्क संगठन में शामिल सदस्य, तो इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये देश शामिल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 देश शामिल हैं, ठीक है, सार्क में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, चाइना नहीं शामिल है। अगला प्रश्न है, बागोरा समझौता का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? बागोरा समझौता का संगठन जो है एपेक सम्मेलन से है। एपेक मतलब एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। एशिया प्रशांत जो है आर्थिक सहयोग, ये बगोरा समझौता इससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, अल्बा में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। अल्बा में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है किस? हेती, सीरिया और ईरान, सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भूमंडलीकरण, बढ़िया प्रश्न आ चुका है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बताएं। भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो भारत में भूमंडलीकरण की अगर बात की जाए तो भारत में भूमंडलीकरण का जो प्रारंभ हुआ है वो 1991 से हुआ है, 1991। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है इमैनुअल बेलरस्टेन ने। इमैनुअल बेलरस्टेन, ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का नहीं है? भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है भारत पर नहीं है वो है राष्ट्रीयकरण, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है भूमंडलीकरण का, जबकि महिला जागरूकता, कृषि उत्पादन में वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये सब भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत पर ये सब प्रभाव पड़े हैं। राष्ट्रीयकरण तो पहले से भारत में था। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? फटाफट से आप बताएंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से या दृष्टि से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किया था एंथोनी गिडेंस ने, ठीक है, गिडेंस। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण ने नई चुनौतियां पैदा कब की? तो वैश्वीकरण ने नई चुनौतियां पैदा की थी किसके लिए? छोटे उत्पादकों के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ? किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ? विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या फिर इन सभी में? तो कृषि सॉरी, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ था? तो कृषि क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है इनमें से? भूमंडलीकरण के आलोचकों में नाम जो है चोम्स्की, एजी फ्रैंक और बालस्टीन, ठीक है, इन सभी का नाम आता है। बालास्टीन या बेलरस्टेन, जिसको इमैनुअल बेलरस्टेन, बालास्टीन बोलते हैं उन्हीं को। तो मनमोहन सिंह जो हैं एक प्रकार से जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है। अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? साम्यवाद, अराजकतावाद, समाजवाद या उदारवाद? तो भूमंडलीकरण जो है ये उदारवाद पर टिका हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमीकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरणवाद है? बताएं, विशिष्टीकरण है। भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकीकरण और सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। ये कथन रॉबर्टसन का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे? बताएं, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए थे और कौन प्रभावित हुए हैं? गरीब। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। वैश्वीकरण के कारण से विश्व का स्वरूप किस प्रकार हो गया है? तो वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप जो हो गया है वो वैश्विक गांव का हो गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात ध्यान, किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या हुआ था 10 दिसंबर को? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा जो आई थी वो 10 दिसंबर को ही आई थी 1948 में। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 10 दिसंबर। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब अपनाई गई? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था वो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी जो दी गई है वो अनुच्छेद 19 मतलब 21 के ए में दी गई है। अनुच्छेद 21 का ए जो है ये भारत में 14 वर्ष से लेकर के 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एक प्रकार से शिक्षा की गारंटी देता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 जो है आपका ये समानता की बात करता है, ठीक है, विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? बताएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो अध्यक्ष हो सकते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। इस समय कौन है अध्यक्ष इसके? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार और मानवीय गलतियां एक पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? मानवाधिकार और मानवीय गलतियां, इस पुस्तक को लिखा है BR कृष्ण अय्यर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कार्यकाल, जो आयोग का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष से या 70 वर्ष की आयु तक होता है, या जो भी पहले पूरी हो। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य उसमें शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल मिलाकर के 6 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है और कितने सदस्य? 5 अन्य सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष कौन है इस समय? अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार को लेकर के कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आतंकवाद निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ वो कब पारित हुआ था? 2002 ईस्वी में पारित हुआ था।
ये सब प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं। और भी चीज़ें आपको बताऊँगा, और भी मॉडल पेपर आपके मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही और प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे और विस्तार से मैं हर एक चीज़ को समझाता रहूँगा। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। को करिकुलर कोर्स जो को करिकुलर मास्टर वाला चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। तो को करिकुलर मास्टर जो यूट्यूब चैनल है वो आपको एक प्रकार से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट मतलब उसमें कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूँगा उस चैनल की, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। बाकी आप सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, आई लव यू।